हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सपर्ट। मैं आपका दोस्त गाइड और मेंटर राहुल स्वागत करता हूं आज के इस नए लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के बारे में जानने वाले हैं, उसका रिवीजन करने वाले हैं। तो जल्दी से इसका रिवीजन करते हैं। छोटा चैप्टर है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगा और इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा करेंगे। इसका भी वेटेज के बारे में बात करें इस चैप्टर का, तो तुम्हारा 6 से 7 मार्क्स का वेटेज होता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ जो टॉपिक है एकदम इंपॉर्टेंट है, जो इस बार के जो तुम्हारे एग्जाम्स है उसमें जरूर पूछा जाएगा उसमें क्वेश्चन, तो इसे जरूर देखो और इसे रिवाइज करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है द ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई क्या होता है? ह्यूमन आई एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जो कि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल और बहुत सेंसिटिव होता है। वैल्यूएबल यानी कि बहुत कीमती होता है, और सेंसिटिव मतलब होता है कि तुरंत सेंस कर लेने वाला होता है। ठीक है, ये हमें क्या मदद करता है? तो ह्यूमन आई हमारा चारों ओर जो वर्ल्ड में चीजें होती हैं उसको देखने में, उसके कलर को देखने में, उसके रंगों को पहचानने में और उनके शेप साइज के बारे में जानकारी हमें ये आई की मदद से ही मिलती है। तो आई का जो मेन जो पार्ट्स है और उसका क्या क्या फंक्शन है उसको वन बाय वन करके पढ़ेंगे। ये तुम्हारा एक डायग्राम है, इसको देखते चलो और साथ ही साथ यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसे भी हम लोग कंटिन्यू करते चलेंगे। तो सबसे पहले इस आई का फर्स्ट पार्ट क्या और आते हैं, तो फर्स्ट पहले जो तुम्हारा निकल के आता है फर्स्ट तुम्हारा लेयर, वो तुम्हारा कॉर्निया होता है। तो कॉर्निया क्या है? तो कॉर्निया एक थिन ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब हो गया कि जिसमें से लाइट पास कर सकता है। तो ये तुम्हारा थिन यानी कि पतला ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसमें कि लाइट तुम्हारा एंटर करता है और अंदर पास कर जाता है। ठीक है, ये जो तुम्हारा कॉर्निया होता है बल्स की फॉर्म में होता है। बल्स का मतलब होता है कि उभरा हुआ फॉर्म में होता है और इसमें से लाइट तुम्हारा क्या करता है? पास करता है। ये जो तुम्हारा कॉर्निया है थोड़ा स्फेरिकल शेप में होता है। 2.3 सेंटीमीटर का इसका क्या होता है? डायमीटर होता है। फंक्शन के बारे में बात करें तो ये क्या करता है? तो ये लाइट को आई में एंटर करने में मदद करता है। इसे हम लोग विंडो ऑफ द आई भी कहते हैं। विंडो मतलब हो गया कि जैसे घर का एक खिड़की होता है तो वहां से लाइट एंटर करता है ना, रूम का जो खिड़की होता है वहां से लाइट एंटर करता है। तो इसी तरह से यहाँ पर ये आई है, तो आई में लाइट एंटर कहां से किया? तो कॉर्निया से। ये जो तुम्हारा कॉर्निया वाला पार्ट ये वाला, ये कॉर्निया से एंटर किया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? विंडो ऑफ द आई बोलेंगे। तो देखो जो भी लाइट तुम्हारा एंटर करता है तो उसका ज्यादातर रिफ्रैक्शन जो होता है इसी सरफेस पर हो जाता है, क्योंकि ये भी तो एक कर्व है। कर्व यानी कि लेंस की तरफ बिहेव करेगा, तो यहाँ पर भी ज्यादातर रिफ्रैक्शन इसका हो जाता है। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट अंदर, अगर हम जाते हैं कॉर्निया के अंदर, तो ये जो तुमको छोटा छोटा इस तरह का लंबा लंबा दिख रहा है इसे बोलते हैं आइरिस। आइरिस हमारा क्या है कि सर्कुलर डार्क मस्कुलर डायफ्राम है जो कि तुम्हारा कॉर्निया के जस्ट पीछे रहता है। और ये जो सर्कुलर डार्क डायफ्राम है इसके बीच में क्या होता है? एक सर्कुलर ओपनिंग होता है, प्यूपिल। प्यूपिल का जो ओपनिंग होता है वो तुम्हारा बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, सर्कुलर फॉर्म में तुम्हारा होता है। आइरिस में क्या होता है? कलर पिगमेंट्स होता है, जिस कारण से आइरिस का जो आई का जो कलर होता है वो अलग अलग होता है। देखा होगे कि अलग अलग इंसान में जो आई होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का ग्रे होता है, किसी का पूरा चमक रहा होता है एकदम, तो वो तुम्हारा किस कारण से होता है? तो आइरिस में तुम्हारा क्या होता है? कलर पिगमेंट्स होता है, जिस कारण से आई का अपना एक स्पेसिफिक कलर होता है। फंक्शन ऑफ आइरिस के बारे में बात करें तो ये क्या करता है? ये जो बीच में प्यूपिल है इसका साइज को कम ज्यादा करने का काम करता है। प्यूपिल क्या करता है? तो प्यूपिल जो होता है लाइट जो एंटर किया कॉर्निया में, पहले एंटर किया कॉर्निया से, फिर लाइट कहां जाएगा? इस बीच वाले जो पार्ट है जिसे हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, इससे होते हुए तुम्हारा इस प्यूपिल पे पास जाएगा। तो प्यूपिल क्या करेगा? उस लाइट को चेक करेगा कि आई के अंदर कितना लाइट आना चाहिए, कितना लाइट नहीं आना चाहिए, क्योंकि आई को एक लिमिटेड लाइट का ही जरूरत होता है इमेज बनाने के लिए। तो वो क्या करता है तुम्हारा यहाँ पर कि अगर मान लो कि ब्राइट लाइट हुआ, क्या हुआ तुम्हारा? बाहर बहुत रोशनी हुआ, बहुत रोशनी अगर होगा तो उस केस में आई का जो आइरिस होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जो तुम्हारा होगा ये छोटा हो जाएगा। तो आई से जो तुम्हारा जो प्यूपिल से जो लाइट एंटर करेगा अंदर में वो तुम्हारा कम एंटर करेगा। ठीक है, और अगर मान लो कि तुम्हारा रूम पूरा डार्क हो गया, क्या हो गया? पूरा रूम डार्क हो गया, या फिर ऐसी जगह पे जाओ जहां पूरा डार्क है और उसमें अगर तुम देखने की कोशिश कर रहे हो तो क्या होगा? तुम्हारा आइरिस इस प्यूपिल को इसको खींच के एक्सपैंड कर देगा, और एक्सपैंड कर देगा ज्यादा लाइट एंटर करेगा और अच्छे से इमेज को बनाने की कोशिश करेगा। तो ज्यादा लाइट एंटर करेगा तो इमेज तुम्हारा अच्छे से बन जाएगा। तो प्यूपिल का काम बेसिकली होता है कि जो भी लाइट एंटर कर रहा है उसको कंट्रोल करना और उसे रेगुलेट करना। तो कॉर्निया हो गया, आइरिस हो गया, प्यूपिल हो गया। प्यूपिल के पीछे तुम्हारा क्या होता है? क्रिस्टलाइन लेंस होता है। ये लेंस हमारा डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है, जस्ट लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस। जैसे कि हम लोगों ने जो इसके पहले वाला चैप्टर था उसमें लेंस के बारे में पढ़ा था, तो डबल कॉन्वेक्स लेंस वैसे ही ये चीज होता है।
ये लेंस हमारा इस ऊपर वाले सिलियरी मसल से तुम्हारा क्या होता है, बंधा होता है। कैसे? सिलियरी मसल से तुम्हारा क्या होता है, ये चीज बंधा होता है। और ये जो तुम्हारा लेंस होता है, इसका काम क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आ रहा है उसको कन्वर्ज करना और उसका इमेज को रेटिना पे फॉर्म करना। तो रेटिना पे जो तुम्हारा इमेज बनता है वो रियल और इन्वर्टेड होता है। ठीक है, सिलियरी मसल्स का काम क्या होता है, तो ये जो सिलियरी मसल्स है ये आई लेंस को पोजीशन पे रखने का काम करता है और बेसिकली इसका मेन मकसद जो होता है वो फोकल लेंथ को कंट्रोल करना होता है, फोकल लेंथ को कम कभी ज्यादा करना होता है, क्योंकि हमारा जो आई है वो ऑब्जेक्ट सिर्फ सामने वालों को नहीं देख रहा होता, वो दूर अलग अलग पोजीशन पर जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहता है उसको वो देखता है। तो उस चीजों को मैनेज करने के लिए यहाँ पर जो सिलेरी लेंस है, सिलेरी मसल्स है, वो क्या करता है, लेंस को कम ज्यादा करता है, यानी कभी मोटा करता है तो कभी खींच के उसको पतला कर देता है, जिस कारण से क्या होता है उसका फोकल लेंथ चेंज होता है। और फोकल लेंथ जब तुम्हारा चेंज होता है तो फिर ये आई लेंस जो है अच्छे से उसका इमेज बना पाता है। तो अब देखो आई लेंस से तुम्हारा क्या हुआ, लाइट रे एंटर किया, एंटर करते हुए तुम्हारा विट्रस ह्यूमर होता है, इससे पास होते हुए रेटिना पर पहुंचता है। रेटिना जो होता है वो एक डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है। कैसा होता है, डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है। इसके पास तुम्हारा नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स होता है। लाइट सेंसिटिव सेल्स का मतलब होता है कि जब भी लाइट फॉल करेगा वो तुरंत जागृत हो जाएगा। यानी कि जिस प्रकार तुम्हारा एक पौधे पर जैसे अगर मान लो कि पानी गिरता है या फिर सनलाइट आता है तो कैसे उसमें जीवंत आ जाता है, तो वैसे तुम्हारा ये चीज भी है कि जब तुम्हारा लाइट इस रेटिना पे फॉल होता है तो वहां पर जो तुम्हारा लाइट सेंसिटिव सेल्स है जो कि रॉड्स और कोन्स के फॉर्म में होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने के साथ ही तुम्हारा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल का मतलब क्या है कि वो एक टाइप का सिग्नल होता है, नर्व सिग्नल होता है, जो इस ऑप्टिक नर्व से होते हुए तुम्हारा माइंड पर पहुंचता है, ब्रेन के पास पहुंचता है। ब्रेन क्या करता है, तो ब्रेन उसको फाइनली इंटरप्रेट करता है और फिर हमें रिजल्ट देता है। तो इन पूरे चीजों को अगर मैं सम अप करूं एक बार में, मैं तुम्हें समझाऊं कि ये जो तुम्हारा आई है किस तरीके से वर्क करता है, तो उसमें बस इतना सा समझो कि पहले तुम्हारा क्या होता है, आई जो लाइट होता है वो तुम्हारा कॉर्निया में एंटर करता है। कॉर्निया में ज्यादातर तुम्हारा रिफ्रैक्शन हो जाता है लाइट का। फिर बचा कुचा लाइट क्या होता है तुम्हारा इस प्यूपिल से होकर गुजरता है। प्यूपिल क्या होता है, वो एक ओपनिंग है, सर्कुलर ओपनिंग होता है, जो कि कभी ज्यादा खुल जाता है कभी कम खुलता है। कब कैसे खुलता है इसके बारे में पहले बता दिया हूँ। फिर ये प्यूपिल से क्या होता है, लाइट एंटर करता है लेंस के पास। लेंस जो होता है उस रेज को कन्वर्ट करता है रेटिना पे। रेटिना पे क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा के आ रहा होगा उस ऑब्जेक्ट का इमेज तुम्हारा क्या करेगा, यहाँ पर फॉर्म करेगा रेटिना पे। रेटिना पे जो तुम्हारा इमेज फॉर्म हुआ है वहां पर रोड और कोन्स के फॉर्म में बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो कि तुम्हारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करता है। और जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है, जिसे हम नर्व सिग्नल भी कहते हैं, वो तुम्हारे इस ऑप्टिक नर्व से होते हुए ब्रेन के पास पहुंचता है। ब्रेन फाइनली उसको इंटरप्रेट करता है और इंटरप्रेट करने के बाद तुम्हें रिजल्ट देता है, बताता है कि ये इस कलर का ऑब्जेक्ट है, ये इतना साइज का ऑब्जेक्ट है, ये इतना छोटा ऑब्जेक्ट है। तो ये सारा काम तुम्हारा आई का होता है। ठीक है, इसके बाद है बच्चों हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ एन आई। ठीक है, ये क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ एन आई टू चेंज इट्स फोकल लेंथ विद द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स। तो हमने क्या पढ़ा आई में कि जो सिलियरी मसल्स होता है वो आई लेंस को कभी स्ट्रेच करता है तो कभी क्लोज लेकर आता है, रिलैक्स हो जाता है। तो वो जो चीज तुम्हारा होता है वो एबिलिटी तुम्हारा आई लेंस का, उसके कारण तुम्हारा इमेज जो होता है ऑब्जेक्ट का वो अलग अलग पोजीशन पर आई से रखने पर वो तुम्हारा बनता है, शार्प इमेज बनाता है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं एकोमोडेशन ऑफ एन आई बोलते हैं। ठीक है, इसमें दो केसेस होता है। पहला तुम्हारा रिलैक्स सिलियरी मसल्स, यानी कि जैसा सिलियरी मसल्स है वैसे ही एकदम रहेगा, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिलैक्स सिलियरी मसल जब होता है तो कर्वेचर साइज तुम्हारा डिक्रीज करता है और लेंस जो होता है वो पतला हो जाता है। लेंस कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है। उसका फोकल लेंथ तुम्हारा डिक्रीज कर जाता है, और जब फोकल लेंथ तुम्हारा डिक्रीज करता है तो ये क्या होता है, तुम्हारा दूर का ऑब्जेक्ट, यानी कि बहुत दूर अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा रखा हुआ है तो उसका आसानी से इमेज बनाता है और क्लियर इमेज बनाता है। दूसरा केस है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट सिलियरी मसल्स। अगर सिलियरी मसल्स क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उस केस में जो कर्वेचर साइज होता है वो तुम्हारा इंक्रीज कर जाता है, एंड देन लेंथ तुम्हारा क्या होता है, थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। दिस इनेबल्स अस टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। इससे क्या होता है कि हम लोग जो सामने रखा ऑब्जेक्ट होता है उसको बड़े अच्छे से क्लियर देख पाते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ डिक्रीज करता है, लेंस थिक होता है, फोकल लेंथ डिक्रीज करता है, तो हम नियर बाय यानी कि नजदीक में रखे ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाते हैं।
नोट में ध्यान क्या रखना है कि फोकल लेंथ जो होता है ह्यूमन आई का वो तुम्हारा बहुत कम नहीं कर सकते कि कम 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 करते गए, अरे कहां तक कम करोगे, पूरा कम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, उसका एक लिमिट है, और इस लिमिट के कारण क्या होता है कि पावर ऑफ एकोमोडेशन जो होता है ह्यूमन आई का वो तुम्हारा लिमिट हो जाता है, यानी कि जो पावर है आई लेंस का वो लिमिटेड है, उसको बहुत ज्यादा कम नहीं कर सकते हैं, उसका एक सर्टेन वैल्यू तक हम लाकर छोड़ सकते हैं, उसके बाद और तुम्हारा पावर उसका कम नहीं होगा। इंपॉर्टेंट के बारे में बात करें तो इसका जो डेफिनेशन है पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ एन आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार तुम्हारा जो पेपर होगा उसमें जरूर आ सकता है, जिसे लर्न जरूर कर लेना, ठीक है। और इसके पहले जो आई के बारे में मैंने पढ़ाया था उसमें तीन चीज का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है उसको मैं नीचे लिख दे रहा हूं। एक है कॉर्निया, ठीक है, फिर है तुम्हारा प्यूपिल, ओके, और लास्ट तुम्हारा क्या है, रेटिना। तो ये तीन चीज का डेफिनेशन तुम लर्न कर लो, हो सकता है कि इन तीन में से कोई भी एक या कोई भी दो तुम्हारा आ सकता है, तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। अब आगे देखो, तो नेक्स्ट हमारा है नियर पॉइंट, फार पॉइंट और रेंज ऑफ विजन के बारे में। तो देखो जो पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ एन आई में हमने जो पढ़ा उसमें क्या था कि जो तुम्हारा आई होता है उसका जो आई लेंस है वो सामने ऑब्जेक्ट और दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपना फोकल लेंथ को बढ़ाता घटाता रहता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है उसको कहां तक हम नजदीक देख सकते हैं और कितना दूर तक मैक्सिमम हम जिस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं नियर पॉइंट और फार पॉइंट। नियर पॉइंट क्या होता है कि वो मिनिमम डिस्टेंस जहां तक हम ऑब्जेक्ट को अच्छे से बिना कोई स्ट्रेन लिए, यानी कि आई में कोई भी तनाव ना हुए आसानी से देख पाओगे, उसे हम बोलते हैं लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या फिर नियर पॉइंट कहते हैं। और एक नॉर्मल आई जो होता है तुम्हारा एक अडल्ट ह्यूमन का, उसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है, यानी कि तुम्हारा आई से इतना दूर पर हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से कोई भी चीज रखा हुआ पेपर या फिर कॉपी या फिर बुक उसको आसानी से पढ़ सकते हो 25 सेंटीमीटर पर। अगर उससे कम करते हो तो कम करते हो तो आई में तनाव बढ़ेगा, उसको अगर अच्छे से गौर से देखने की कोशिश करोगे तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा तनाव ज्यादा बनेगा, ज्यादा स्ट्रेन आएगा और हेडेक होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये नियर पॉइंट हो गया। फार पॉइंट क्या होता है कि वो फारदेस्ट पॉइंट जहां तक किसी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं उसे हम बोलते हैं फार पॉइंट ऑफ द आई। और एक नॉर्मल आई के लिए जो फार पॉइंट होता है वो तुम्हारा इन्फिनिटी होता है, यानी कि जितना भी दूर हो सके वो देख सको, उसे हम बोलते हैं फार पॉइंट। रेंज ऑफ विजन क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द नियर पॉइंट एंड द फार पॉइंट ऑफ एन आई इज नोन एज रेंज ऑफ विजन, यानी कि नजदीक पॉइंट और सबसे दूर पॉइंट उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं रेंज ऑफ विजन बोलते हैं। अब टॉपिक हमारा आता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन, यानी कि जो विजन होता है देखने में क्या क्या परेशानी होता है, क्या क्या प्रॉब्लम होता है। तो देखो क्या होता है कि जब हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन जब लॉस होने लगता है उस कारण से कोई भी एक पर्सन एक ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख नहीं पाता है और वो कंफर्टेबली और डिस्टिंक्टली, मतलब उसको अलग अलग नहीं कर पाता, उसको अच्छे से देख नहीं पाता है। तो इस कारण से क्या होता है कि विजन जो होता है वो ब्लर हो जाता है ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ द आई, यानी कि रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट से मतलब होता है कि जो आई लेंस होता है वो तो रिफ्रैक्शन करता है, तो वो जो रिफ्रैक्शन है वो सही सही नहीं कर पाता है, उसका शार्प इमेज वो नहीं बना पाता है। तो इस कारण से क्या होता है तुम्हारा अलग अलग टाइप का रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट देखा जाता है। तो टोटल तुम्हारा बेसिकली तीन तरह का रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट होता है। एक होता है मायोपिया जिसे नियर साइटेडनेस बोलते हैं, दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया जिसे हम फार साइटेडनेस बोलते हैं, तीसरा होता है प्रेसबायोपिया, और एक लास्ट जो कि हमें पढ़ना होता है वो होता है कैटरैक्ट होता है, ठीक है। वो एक प्रॉब्लम है, एजिंग प्रॉब्लम है। तो वन बाय वन करके इन सभी को समझते हैं। पहला मायोपिया या नियर साइटेडनेस, इसमें क्या होता है कि तुमने देखा होगा कि कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको नजदीक का चीज तो अच्छे से दिखता है लेकिन दूर का चीज नहीं दिखता है, तो उन्हें बोलते हैं मायोपिया। अ पर्सन विच कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, उसे हम क्या बोलते हैं, उस पर्सन को कि वो मायोपिया से सफर कर रहा है, यानी कि नियर साइटेडनेस है। साइटेडनेस का मतलब होता है दिखना, नियर मतलब नजदीक का दिखना, तो नजदीक का अगर दिखेगा तो वो नियर साइटेडनेस मायोपिया बोलोगे, ठीक है। इसका कॉज क्या होता है, क्या कारण होता है, पहला एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। देखो यहाँ पर ये तुम्हारा हो गया नॉर्मल आई, ये हो गया मायोपिक लाइन, मायोपिक आई हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा आई बॉल होता है वो थोड़ा इलोंगेट हो जाता है, पहले देखो ऐसा गोल था अब थोड़ा लंबा हो गया, तो लंबा हो गया कि पहला रीजन हुआ, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सेसिव कर्वेचर हो गया आई लेंस का। आई लेंस देखो पहले पतला था, अब देखो ज्यादा मुड़ गया, ज्यादा कर्व हो गया, ज्यादा कर्व हो गया यानी कि एक्सेसिव आई लेंस, एक्सेसिव कर्वेचर हो गया लेंस का। तो इस कारण से ये प्रॉब्लम हमें होता है, मायोपिया हमें देखने को मिलता है। इफेक्ट के बारे में बात करें, इस कारण से क्या प्रॉब्लम होता है,
तो फार पॉइंट कम्स नियरर देन इन्फिनिटी। देखो इन्फिनिटी यानी कि बहुत दूर तक हम ऑब्जेक्ट को देख पा रहे थे, अब वो क्या होता है, नजदीक आ जाता है। नजदीक आ जाता है मतलब कि हम 2 मीटर तक ही कुछ सामान को देख सकेंगे, या 200 मीटर तक ही सामान को देख सकेंगे, उससे ज्यादा नहीं देख पाएंगे। 200 मीटर ज्यादा हो गया, 50 मीटर तक के ऑब्जेक्ट को हम देख पाएंगे, उससे ज्यादा दूर के ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली नहीं देख पाएंगे। बात समझ में आया? इसके बाद है इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। रेटिना के सामने में तुम्हारा इमेज बनता है। अभी डायग्राम हम लोग देखेंगे उसका। करेक्शन कैसे करना है, तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करना है सुटेबल पावर का। ये क्या करेगा, इमेज को वापस रेटिना पर लेकर आ जाएगा और हमारा डिफेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आओ डायग्राम समझते हैं। डायग्राम तुम्हारा मायोपिक आई का है। ये जो तुम्हारा पहला वाला डायग्राम है, इसमें आई सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, जो भी तुम्हारा आई मायोपिया से सफर कर रहा होता है, तो उसके बारे में। अगर मान लो कोई इन्फिनिटी में यानी बहुत दूर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसका इमेज कहाँ पर बनता है, तो देखो जो आएगा पैरेलली तो आएगा, लेकिन तुम्हारा जैसे ही कन्वर्ज होगा तो पहले ही वो कट जाएगा। पहले ही जहां पर कट गया तो यहाँ पर ही तुम्हारा इमेज बन गया, तो रेटिना पे तो बना ही नहीं। तो जब रेटिना पे नहीं बना तो रेटिना उसको सेंस नहीं कर पाएगा और फिर उस तरह का इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो माइंड में, ब्रेन में नहीं भेज पाएगा। तो क्या होता है, तो तुम्हारा दूर वाला चीज तो नहीं दिखता है। तो ये जो फार पॉइंट होता है, पहले तो बहुत दूर होता है ना फार पॉइंट, नॉर्मल आई का इन्फिनिटी पर होता है, तो वो फार पॉइंट तुम्हारा नजदीक आ जाता है। नजदीक ये यहाँ पर मान लो आ गया, तो यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो कि ये आई से तुम्हारा कुछ 50 मीटर या 40 मीटर दूर, तुम्हारा कोई 20 मीटर दूर तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसका इमेज आसानी से वो रेटिना पे बना दे रहा है। तो ये तुम्हारा हो रहा है मायोपिक आई के बारे में। अब इसका करेक्शन कैसे करते हैं, कैसे सही करते हैं कि दूर वाला चीज भी हमें अच्छे से दिखे, तो उसके लिए क्या करना होता है, बेसिकली हम यहाँ पर बीच में एक कॉन्केव लेंस लगाते हैं। ये क्या करता है, इन्फिनिटी से आने वाला रेज को कन्वर्ट करता है, सॉरी डाइवर्ज करता है, और डाइवर्ज करके रेज पीछे इसका कट करता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर, जहां पर इसका तुम्हारा बन रहा था ना, जितना दूर पे ये जो आई ऑब्जेक्ट का अच्छे से रेटिना पे इमेज बना दे रहा था, उतना ही दूर पे ये जो तुम्हारा लेंस है क्या करेगा, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाएगा आई के लिए। तो आई के लिए एक तरह से ना धोखा हो गया। अब बोलेगा धोखा, प्यार में तो धोखा सुना था, लेकिन ये कौन सा धोखा हुआ, तो ये भी एक तरह का धोखा ही है। हम यहाँ पे लेंस लगाए और लेंस से क्या हो गया, आई सोच रहा है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इसके लिए इसको लग रहा है यहाँ पर है, लेकिन है कहाँ ऑब्जेक्ट, तो है एक्चुअली में ये तुम्हारा बहुत दूर इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। तो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन ये जो तुम्हारा लेंस है, ये क्या किया है कि इस ऑब्जेक्ट को नजदीक लेकर आ गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाया, और आई सोचा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और उसका फटाक से रेटिना पे इमेज बना दिया। तो ये कैसे हुआ, तो एक रे डायग्राम कुछ इस तरह से आया, ये क्या कन्वर्ज किया, कन्वर्ज करेगा तो क्या होगा, ये लेंस से टकराएगा और लेंस उसको ये डाइवर्ज करेगा और लेंस उसको कन्वर्ज करेगा, एंड देन फिर तुम्हारा आई जो होगा उसे रेटिना पे इमेज अच्छे से बना देगा। तो इस तरीके से तुम्हारा क्या है, ये डायग्राम है मायोपिक आई का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड तुम्हारा मायोपिक का डेफिनेशन, कॉज, करेक्शन और डायग्राम, ये तीनों मिला के 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस बार जो तुम्हारा पेपर है उसमें आने के चांसेस 100% है। इसे लिख के ले लो, श्योर है तुम्हारा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया, या तो बोले तो फार साइटेडनेस, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया या फिर फार साइटेडनेस, ये क्या होता है, फार मतलब दूर, साइटेडनेस मतलब दूर का चीज दिखेगा। तो दूर का चीज जब दिखता है और नजदीक का चीज नहीं दिखता है, उसको बोलते हैं फार साइटेडनेस या फिर तुम्हारा हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, ठीक है। कैसे होता है, इसका कारण क्या है, तो इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो बढ़ जाता है। द साइज ऑफ द आईबॉल बिकम्स टू स्मॉल, साइज जो होता है ना आईबॉल का छोटा हो जाता है। मान लो इतना बड़ा नॉर्मल आई था, छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा दो कारण है। इफेक्ट क्या प्रभाव पड़ता है, तो नियर पॉइंट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट। नॉर्मल नियर पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर पर होता है, लेकिन इस केस में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया अगर किसी पर्सन को हुआ है तो वो तुम्हारा क्या होगा, वो नजदीक वाला चीजों को पढ़ ही नहीं पाएगा, वो दूर वाला चीज को थोड़ा सा ज्यादा दूर रखोगे तो पढ़ लेगा। नजदीक यानी 25 सेंटीमीटर पर रख रहे हैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा है, थोड़ा सा 40 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर दूर पर रख रहे हैं आसानी से पढ़ ले रहा है, 100 पर रख रहे हैं तो और आसानी से पढ़ ले रहा है। तो ये तुम्हारा जो होता है इसमें नियर पॉइंट दूर चला जाता है, 25 से क्या हो जाता है, नियर पॉइंट ज्यादा हो जाता है। 25 से क्या होता है, नियर पॉइंट ज्यादा हो जाता है। बात समझ में आया। फिर क्या होता है, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। इमेज क्या होता है, रेटिना के पीछे बनता है। वहां पर क्या हो रहा था, मायोपिया में क्या हो रहा था, रेटिना के पहले बन रहा था ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रेटिना के पीछे बन रहा है। अरे हाँ, रेटिना के पीछे बन रहा है। तो बात समझ में आया। अब करेक्शन करते कैसे, कैसे सही करना है, किस तरीके से उसको सही किया जाए। तो दूर का चीज नहीं दिख रहा है, दूर का चीज नहीं दिख रहा है, सॉरी दूर का चीज दिख रहा है, नजदीक का चीज नहीं दिख रहा है।
अच्छा, नजदीक का चीज नहीं दिख रहा, तो क्या करेंगे, नजदीक का चीज को बड़ा करके दिखाने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। डबल कॉन्वेक्स लेंस देखें यार, उसका इस्तेमाल करेंगे। उसका इस्तेमाल में क्या होता है, नजदीक का चीज रखा हो रहा था उसको बड़ा करके इमेज बनाता है। एक तो तुम्हारा था एक केस जब फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखता है, अरे वो वाला तो था ना, तो वहां पर हम उसी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। वो क्या करेगा, इमेज को पीछे बनाएगा और पीछे फिर हम उसको देख लेंगे, ठीक है, आसानी से देख लेंगे। तो ये तुम्हारा होता है, दिस डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। सुटेबल फोकल लेंथ का हम लोग क्या करेंगे, कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करेंगे और ये हमारा बन जाएगा। तो आओ डायग्राम देखते हैं। तो देखो डायग्राम में ये क्या है कि हाइपरमेट्रोपिक आई जो होता है उसमें अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नजदीक में देखने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं दिखता है। हमें क्या होता है कि थोड़ा उसे दूर रखना पड़ता है। हाइपरमेट्रोपिया में जो हमारा डी था, नॉर्मल पॉइंट जो 25 सेंटीमीटर था, वहां पर जब ऑब्जेक्ट को तुम रखते हो तो इसका जो इमेज बनाता है हमारा लेंस, वो पीछे बनाता है। कहां बनाता है, रेटिना के पीछे बनाता है, जिस कारण से हम ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते, ऑब्जेक्ट हमें विजिबल नहीं हो पाता है, या तो हमें ब्लर होता है या तो पूरी तरह से विजिबिलिटी बंद हो जाता है तुम्हारा, ठीक है। तो नॉर्मल पॉइंट तुम्हारा क्या होता है, दूर चला जाता है, यानी कि 25 पे नहीं दिखेगा, थोड़ा दूर 40, 50, 100 सेंटीमीटर पर अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमें वो क्लियरली दिखेगा, एकदम मस्त चमकता हुआ दिखेगा, ठीक है, एकदम चमचमाता हुआ। तो नियर पॉइंट तुम्हारा क्या हो गया कि जो तुम्हारा एक्चुअल नियर पॉइंट है वो नॉर्मल नियर पॉइंट से दूर हो जाता है। ये जो डायग्राम है ये हाइपरमेट्रोपिक आई का डायग्राम है कि नियर पॉइंट तुम्हारा दूर हो चुका है, न्यू नियर पॉइंट मिल गया है। अब देखो इसको सही कैसे करेंगे, तो सही करने का तरीका है कि हम यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दें। ये क्या करेगा, बड़ा सिंपल है कि यहाँ पर मान लो कि हम नॉर्मल नियर पॉइंट पर 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रख के देखना चाह रहे एकदम आंख गड़ा कर, कैसे देखेंगे, देख नहीं सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाना पड़ेगा, तो कोई एक चश्मा लगाना पड़ेगा। वो तुम्हारा कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा लगाना पड़ेगा। तो कॉन्वेक्स लेंस ले लेंगे, तो सामने में ऑब्जेक्ट को रखें मस्त, उसका इमेज जो है ये लेंस क्या करेगा, पीछे बनाएगा। लेंस क्या करेगा, पीछे उसका इमेज बनाएगा और फिर से आई के साथ क्या हो जाएगा, धोखा। आई के साथ फिर क्या हो जाएगा, धोखा। आई बोलेगा फिर से धोखा हो गया और ये इसका इमेज आई सोचेगा कि ये तो मेरा ये तो मेरा ऑब्जेक्ट है, लेकिन आई के लिए ये क्या हुआ, आई के लिए ये हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज तुम्हारा कहां बन रहा है, एक्चुअल रेटिना पे बन रहा है। तो ये हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया फॉर आई लेंस। तो आई लेंस के लिए तुम्हारा ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया जो कि तुम्हारा इमेज कहां बना रहा है, रेटिना बना रहा है। और इस तरह से हम हाइपरमेट्रोपिया, अगर हाइपरमेट्रोपिया किसी को होता है या फिर फार साइटेडनेस अगर होता है तो इससे हम ठीक हो सकते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में है कि एक क्वेश्चन है कि तुम्हारा एक लड़का है, उस दो लड़का है मान लो कि एक लड़का को क्या होता है कि नजदीक में जब वो बुक रखता है तो वो अच्छे से पढ़ नहीं पाता है, और एक लड़का है कि दूर जो ब्लैक बोर्ड है वहां पर कुछ लिखा जा रहा है, कोई सर या मैम कुछ लिख रहे हैं तो उसको विजिबल नहीं हो पा रहा है, अच्छे से क्लियर दिख नहीं पा रहा है। तो दो लड़का जो है तुम्हारा, उसमें से बताना है कि कौन सा लड़का तुम्हारा मायोपिया से पीड़ित है और कौन सा लड़का तुम्हारा हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा आंसर, जरा सोचो तो बताओ जरा, चलो मैं बताता हूँ। देखो मायोपिया में क्या होता है कि तुम्हारा कि नजदीक का चीज दिखता है लेकिन दूर का चीज नहीं दिखता है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि दूर का चीज दिखता है लेकिन नजदीक का चीज नहीं दिखता है। अरे नियर साइटेडनेस का मतलब क्या हो गया, नजदीक का चीज दिखेगा। फार साइटेडनेस मतलब क्या हो गया, दूर का चीज दिखेगा। तो नियर साइटेडनेस यानी कि नजदीक का चीज दिखेगा तो दूर का चीज तो नहीं दिखेगा। तो दूर का चीज यानी कि सेकंड वाला जो तुम्हारा लड़का था जिसको बोर्ड वाला नहीं दिख रहा था तो वो तुम्हारा मायोपिया से सफर कर रहा है। और जो तुम्हारा पहला वाला लड़का था उसको नजदीक वाला चीज तो नहीं दिख रहा था तो वो तुम्हारा हाइपरमेट्रोपिया से सफर कर रहा है। इस बात का तुम क्या करना, ध्यान रखना, ऐसा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जा सकता है। देखो थर्ड हमारा है प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया क्या होता है कि जैसे जैसे तुम्हारा एज बढ़ता है या फिर हमारा एज बढ़ता है तो क्या होता है कि जो तुम्हारा लेंस होता है, लेंस का पावर ऑफ एकोमोडेशन धीरे धीरे घटने लगता है, डिक्रीज करने लगता है। इस कारण से प्रॉब्लम क्या होता है कि नजदीक वाला जो चीज होता है वो हम लोग को नहीं दिखाया जाता है। तो जनरली ऐसा कब होता है कि जब तुम देखे होगे अगर तुम्हारे घर में कोई बूढ़े दादाजी या बूढ़े दादी माँ होगी तो उनका देखना कि वो नजदीक वाला चीज ना अच्छे से नहीं देख पाते हैं, अच्छे से पढ़ नहीं पाते, उनका क्या हाल होता है, थोड़ा सा और नजदीक लाना पड़ता है, मतलब उनको प्रॉब्लम होता है देखने में। तो ये तुम्हारा प्रेस बायोपिया है। इसमें क्या होता है, पर्सन जो होता है वो फाइंड डिफिकल्टी टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, नजदीक ऑब्जेक्ट को अच्छे से नहीं देख पाता, नहीं पढ़ पाता है, ठीक है। तो ये होता कैसे है, तो इसका होने का कारण है कि जो सिलियरी मसल्स होता है जो लेंस को ऊपर नीचे खींच रहा होता है वो तुम्हारा कमजोर हो जाता है, और जो लेंस है वो भी अच्छा से फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता, एकदम जाम हो जाता है। जैसे तुम्हारा मशीन नहीं होता, मशीन का स्प्रिंग
उसमें पूरा एकदम गंदगी भर गया तो क्या हो गया, एकदम जाम हो गया, ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा है। तो वही चीज यहाँ पर भी है तुम्हारा कि जो लेंस होता है वो एकदम जाम हो जाता है, उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो पूरी तरह से घट जाता है, पूरी तरह से खत्म हो जाता है। कुछ समय क्या होता है, समटाइम्स अ पर्सन जो होता है वो दोनों चीज से सफर कर सकता है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। अभी जो ये वाला चीज था वो तुम्हारा हाइपरमेट्रोपिया था क्योंकि नजदीक वाला चीज नहीं दिख रहा था। यहाँ पर क्या होता है, पर्सन मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से ही वो पीड़ित हो सकता है, दोनों से ही सफर कर सकता है। उस केस में उसे बायफोकल लेंसेज का जरूरत होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। यानी कि जो चश्मा है तुम्हारा, इस चश्मा का जो ऊपर वाला पार्ट होगा, ऊपर वाला जो पार्ट होगा उसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा, अपर पोर्शन में कॉनकेव लेंस लग जाएगा जिससे कि हम दूर का चीज देख पाएंगे, और जो तुम्हारा लोअर पोर्शन होगा, नीचे वाला जो पोर्शन होगा वो तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस का बनेगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि नजदीक वाला चीजों को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो दो तरह का लेंस लगाना पड़ता है, बाय कॉनकेव लेंस लगाना पड़ता है। इसके बाद हमारा है कैटरेक्ट। इसमें क्या होता है कि द पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाता है। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापा में क्या होता है कि थोड़ा मोड़ा विजन एकदम पूरी तरह से कमजोर हो जाता है, या फिर पूरा ही तुम्हारा विजन गायब हो जाएगा, ठीक है। होता क्या है कि इसमें तुम्हारा कॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एन ओपेक मेम्ब्रेन, तुम्हारा जो आई होता है, आई के ऊपर एक मेम्ब्रेन बन जाता है। जैसे कि बुढ़ापा आता है तो उसमें आई के ऊपर क्या बन जाता है, एक मेम्ब्रेन बन जाता है ओवर द आईलेंस, जो कि तुम्हारा मिल्की और क्लाउडी होता है। तो ये जो मिल्की और क्लाउडी आई के ऊपर जो मेम्ब्रेन बना है ओपेक, ओपेक मतलब इसमें से लाइट पास नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो एक तरह से रोक देगा, वो तुम्हारा इमेज बनाने से रोक देगा, लाइट ही नहीं एंटर कर पाएगा अच्छे से। तो दिस कैन बी रिमूव बाय कैटरेक्ट सर्जरी। इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो सर्जरी का यूज करके, या फिर एक आर्टिफिशियल लेंस आता है जिसको हम ऐसे करके लगाकर हम उसका यूज कर सकते हैं और हम अच्छे से देख पाएंगे। इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट जो है, ये पूरा हम लोगों ने जो भी डिफेक्ट्स था विजन का वो सारा कुछ पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। अगर एक प्रिज्म लेते हैं और प्रिज्म से जब हम लाइट को पास करते हैं तो क्या होता है, तो देखो प्रिज्म क्या होता है पहले उसके बारे में समझो एंड देन फिर आगे समझेंगे। तो प्रिज्म एक होमोजेनस ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है, जो कि तुम्हारा एटलीस्ट टू नॉन पैरेलल सरफेसेस से क्या होता है, बाउंडेड होता है। कम से कम दो नॉन पैरेलल सरफेस है, पैरेलल मतलब होता है ऐसा सरफेस, ठीक है, तो इस तरह का नहीं लेना, दो नॉन पैरेलल सरफेस लेना है और उससे क्या होगा, बाउंडेड जो रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, प्रिज्म बोलेंगे। और यहाँ पर क्या होता है कि जो दो नॉन पैरेलल सरफेसेस होता है उसके बीच का जो एंगल होता है कुछ ना कुछ सम एंगल से वापस में इंक्लाइन रहता है, जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। तो एंगल ऑफ प्रिज्म का डेफिनेशन हो गया द एंगल बिटवीन टू नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ये तुम्हारा दो नॉन पैरेलल और रिफ्रैक्टिंग, क्योंकि यहाँ पर ही लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक इस जगह पे हो रहा है और एक इस जगह पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं बच्चों। और ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म है तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेफिनेशन एकदम अच्छे से रट लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन। ये छोटा सा टर्म है, इसको बस समझो कि देखो इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा था, अगर मान लो यहाँ प्रिज्म नहीं रहता तो क्या होता, पास कर जाता रे। फिर ये इमर्जेंट रे ऐसे जा रहा था, अगर ये इसको पीछे खींच के लेके आएंगे तो ऐसे आएगा ना, तो फिर ये पीछे जो खींच के लाए हैं और ये जो आगे बढ़ाए हैं इनके बीच का जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो यहाँ पर समझो क्या हो रहा है कि पहले रे गया फर्स्ट सरफेस पर, वो तुम्हारा क्या करेगा, रिफ्रैक्शन करेगा, अंदर घुसा, फिर क्या होगा, सेकंड सरफेस पर फॉल करेगा तो यहाँ पर फिर से रिफ्रैक्शन करेगा, क्योंकि ये हमारा जो है ग्लास है, बाहर क्या है, एयर है, बाहर क्या है, एयर है। तो जब तुम्हारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई भी लाइट अगर ट्रैवल करता है तो वो रिफ्रैक्शन तो करता है। सिमिलरली यहाँ से भी जब बाहर जाएगा तो ये भी तुम्हारा रिफ्रैक्शन करेगा, ये इंसिडेंट रे कहलाएगा और ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, इमर्जेंट रे कहलाएगा। तो यहाँ पर जो तुम्हारे ये नॉर्मल बनाएंगे, ये नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल का इंसिडेंट रे के साथ एंगल आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल का इमर्जेंट रे के साथ जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं। ये R1 R2 तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है जो कि तुम्हारा इस ग्लास के अंदर में बनेगा, ठीक है। तो यहां तक अच्छे से पूरा क्लियर है, एक बार अच्छे से बता दो तो जरा, एक बार अच्छे से अगर क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है ना, पक्का, कंफर्म। अब आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से तुम्हारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, बहुत आसान है। क्या है डेफिनेशन, इसको देखते हैं। द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स
कितना कलर होता है? 7 कलर में टूटता है व्हेन इट पासेस थ्रू अ ग्लास। जब एक ग्लास प्रिज्म से एक व्हाइट लाइट को पास करते हैं ये 7 कलर में टूट जाता है। अब ये किसने बताया? तो ये न्यूटन बाबा ने बताया। न्यूटन बाबा फिर से आ गए, हाँ फिर से आ गए, पर चिंता मत करो, इस बार न्यूटन बाबा थोड़ी देर के लिए आए, उसके बाद फिर अपने मगन में चले जाएंगे जहां पर भी उनको जाना है, ठीक है। तो ये व्हाइट लाइट तुम्हारा क्या होता है, जैसे प्रिज्म से एंटर करता है तो ये तुम्हारा 7 कलर्स में टूट जाता है। तो आओ समझते हैं कि 7 कलर में कैसे टूटा है। तो व्हाइट लाइट 7 कलर में टूट रहा है, कौन कौन सा कलर है? तो इस तरह से याद करना, VIBGYOR, विबग्योर। विबग्योर में V मतलब वॉयलेट, I मतलब इंडिगो, B मतलब ब्लू, G मतलब ग्रीन, Y मतलब येलो, और मतलब ऑरेंज, और R मतलब क्या होता है? रेड होता है, ठीक है। तो देखो ये कलर्स हमें इसलिए मिल रहा है कि बिकॉज डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विथ रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जब एंटर करता है तो हमें पता है कि अलग अलग टाइप का जो तुम्हारा कलर्स होता है वो अलग अलग एंगल पे बेंड करता है, अलग अलग एंगल पे क्या करता है? बेंड करता है। क्या कारण है सर, क्यों बेंड करता है, क्यों होता है ऐसा? तो इसका होने का मेन रीजन जो है वो ये है कि लैम्डा जो होता है वो सभी का अलग अलग होता है। लैम्डा मतलब, लैम्डा बोले तो वेवलेंथ। देखो हमने एक चीज पढ़ा है कि V इक्वल टू न्यू लैम्डा, इस न्यू को अगर मैं F बोलूं तो चलेगा, V इक्वल टू F लैम्डा दोनों भी होता है। तो यहाँ पर लैम्डा के क्या हुआ, प्रोपोर्शनल में जा रहा है वेलोसिटी। तो अगर किसी का लैम्डा कम हुआ और किसी का लैम्डा ज्यादा हुआ, जिससे कि वॉयलेट का लैम्डा कम होता है और रेड का लैम्डा क्या होता है? ज्यादा होता है, तो इस कारण से इसका वेलोसिटी भी उसी के हिसाब से होगा। लैम्डा कम है तो वेलोसिटी कम, लैम्डा ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि रेड लाइट का वेलोसिटी ज्यादा हो जाता है, जिस कारण से तुरंत निकलता है और तुरंत जब क्रॉस करता है तो ये बेंड कम करता है बच्चों। और इसी तरह से तुम्हारा वॉयलेट लाइट है वो एकदम धीरे 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 जाता है, धीरे धीरे जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है? बेंड ज्यादा कर रहा है। तो वॉयलेट लाइट ज्यादा बेंड कर गया और रेड लाइट थोड़ा थोड़ा कम बेंड किया। तो रेड लाइट तुम्हारा क्या होता है? लीस्ट बेंड करता है, और वॉयलेट लाइट तुम्हारा क्या करता है? मोस्ट बेंड करता है। बात समझ में आया? अब ये जो बैंड ऑफ कलर कंपोनेंट्स हमें मिल रहा है इसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? जो हमें ये बैंड मिल रहा है विबग्योर का, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब थोड़ा सा एक न्यूटन्स ने कुछ और एक्सपेरिमेंट किया है, उसको जरा यहाँ पर देखते हैं। तो देखो बच्चों, न्यूटन्स बाबा का नया कारनामा, तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। वो ना इन चीजों से बहुत ज्यादा खेलते थे, ठीक है। वो क्या किए, पहले एक प्रिज्म लिए, उसमें से व्हाइट लाइट जैसे पास हुआ तो क्या हुआ? कलर्स में टूट गया, 7 कलर्स में। अब क्या सोचे कि एक प्रिज्म से तो पास होके निकल गया, अब चलो दूसरा प्रिज्म उल्टा करके रख देते हैं। तो जैसे उल्टा करके उन्होंने रखा और ये जब इसको आपस में पैरेलली दोनों सरफेसेस को रखा तो पाया क्या कि व्हाइट लाइट वापस से बन गया। तो ये जो तुम्हारा फेनोमेना होता है इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है। तो ये न्यूटन से बता दिया, बस खत्म। अब यहाँ पर जो तुम्हारा डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट था, यानी कि टूटना, बिखरना, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट जो है उसी का हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे। पहला एप्लीकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है रेनबो, ठीक है। रेनबो कैसे बनता है, किस तरीके से फॉर्म होता है, तो इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि जब तुम्हारा बारिश होता है तो बारिश के बाद तुम्हारा रेनबो बनता है। होता क्या है कि जब सनलाइट तुम्हारा फॉल करता है, वो छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, बारिश होने के बाद छोटे छोटे वाटर का ड्रॉपलेट्स बच जाता है, तो उससे जब तुम्हारा प्रेजेंट रहता है एटमॉस्फेयर में, तो जैसे सनलाइट पास करता है उसमें तो डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट हो जाता है, और सनलाइट जो होता है वो 7 कलर्स में टूट जाता है, और वहां पर जो तुम्हारा टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स है वो तुम्हारा प्रिज्म के जैसा बिहेव कर रहा होता है। क्योंकि हमने क्या देखा, न्यूटन ने क्या बताया कि प्रिज्म है, लाइट पास करो 7 कलर्स में बिखर जाएगा। अरे यही तो बोला उसने कि 7 कलर्स में बिखर जाएगा, तो वही यहाँ पर भी हो रहा है कि जो वाटर का ड्रॉपलेट्स है वो छोटा सा वाटर का ड्रॉपलेट्स जो है वो भी एक प्रिज्म के जैसा बिहेव कर रहा है, तो उसमें जैसे ही लाइट पास हो रहा है तो वैसे ही वो तुम्हारा बिखर जा रहा है, 7 कलर्स में टूट जा रहा है, ठीक है। कंडीशन क्या है कि रेनबो देखने के लिए, पहला कि बारिश होना चाहिए, दूसरा कि बारिश के बाद देख सकते हो, बारिश के समय देख सकते हो, दूसरा क्या है कि सन इज एट द बैक ऑफ द ऑब्जर्वर, यानी कि जैसे कि हम यहाँ से सामने से देख रहे हैं, यहाँ पर एकदम मस्त रेनबो बना हुआ है, तो मेरे पीछे ना सन निकला होना चाहिए, पीछे से क्या होना चाहिए? सन फोकस कर रहा होना चाहिए, तब जाके हमें यहाँ पर सामने में क्या दिखेगा? मस्त सा रेनबो दिखेगा, ठीक है। तो ये रेनबो का कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हैं। देखो तो 7th टॉपिक हमारा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में, यानी एटमॉस्फेयर में भी रिफ्रैक्शन होता है, यानी जो एयर है उसमें भी रिफ्रैक्शन होता है, कैसे आओ समझते हैं। तो देखो एटमॉस्फेयर क्या है, वो एयर से बना है। एयर क्या होता है? एक हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है, यानी कि एयर में अलग अलग तरह के गैसेस प्रेजेंट रहते हैं। कौन कौन रहता है तुम्हें पता होगा अच्छे से, बचपन से पढ़ते आ रहे हो।
कौन कौन रहते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हीलियम, बहुत सारे गैसेस रहते हैं प्रेजेंट, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट रहते हैं। तो उनमें से कुछ गैसेस क्या होता है, भारी होता है, कुछ गैसेस थोड़ा हल्का होता है, ठीक है। तो वो भारी और हल्के के कारण ही सारा खेल होता है, वहीं पर रिफ्रैक्शन का सारा कॉन्सेप्ट लग जाता है। देखो होता क्या है कि जो भारी वाला एयर होता है वो सब नीचे आ जाता है और जो हल्का वाला एयर होता है वो ऊपर चला जाता है। तो ऊपर एयर का डेंसिटी कम हो जाता है और नीचे एयर का डेंसिटी ज्यादा हो जाता है, नीचे एयर भर जाता है, ऊपर एयर क्या होता है, कम हो जाता है। तो जहां पर ज्यादा एयर हो गया है वो क्या हो गया तुम्हारा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहलाता है, और जहां पर तुम्हारा कम एयर है वो तुम्हारा ऑप्टिकली रेयर मीडियम कहलाता है। बस इतना सा सिंपल सा है। तो जब तुम्हारा कोई भी दूर से एक स्टार का लाइट जब आ रहा होता है, दूर मतलब कितना दूर, अरे बहुत दूर, सन से भी बहुत दूर, जो स्टार का लाइट होता है एकदम दूर से जब चल के आता है हमारे पास पहुंचता है, तो वो क्या होता है कि वो लाइट तुम्हारा इस मीडियम से ट्रेवल करके ही हमारे आंखों में पहुंचता है। तो पहले उसने ऑप्टिकली रेयर मीडियम से पास किया, फिर डेंसर मीडियम से पास किया। तो जैसे ही अलग अलग मीडियम से वो लगातार पास करते जाता है, इस कारण से क्या होता है तुम्हारा जो स्टार्स है वो हमें ट्विंकल करता वो दिखता है। ट्विंकल मतलब कभी दिखता है कभी नहीं दिखता, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, यानी कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। ये सारा जो खेल होता है इसी को बोलते हैं ट्विंकलिंग, ठीक है। तो ट्विंकलिंग स्टार सही है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर हम प्लैनेट्स को अगर हम देखते हैं या फिर हम सन को देखते हैं तो वो तो ट्विंकल करता हुआ नहीं दिखता है। क्या रीजन है भाई, क्यों? सन भी तो एक स्टार है, उतना दूर से स्टार से लाइट आया तो फिर वो ट्विंकल करता हुआ दिखा, लेकिन सन से जो आ रहा लाइट वो ट्विंकल नहीं करता है, प्लैनेट से आ रहा है जो लाइट वो ट्विंकल नहीं करता है। तो उसका रीजन ये है बच्चों की प्लैनेट जो होता है बहुत क्लोज होता है अर्थ के बहुत क्लोज होता है, स्टार्स बहुत दूर होता है, ठीक है। द प्लैनेट्स एक्ट एज अ एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। तो जो हमारा सन है या प्लैनेट है वो एक बड़ा सोर्स ऑफ लाइट होता है जिससे कि हमें ज्यादा रोशनी हमें मिलता है। तो हेंस वी गेट हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। द प्लैनेट इज वेरी लार्ज है तो ज्यादा इंटेंसिटी मिलेगा, देयरफॉर द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज नॉट इट। जब ज्यादा लाइट मिल रहा है हमें तो रिफ्रैक्शन हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते हैं, डिटेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो जब डिटेक्ट नहीं होगा तो क्या प्लैनेट्स ट्विंकल करेगा? नहीं ना। जब रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा तुम्हारा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा तो फिर प्लैनेट्स हमें या फिर सन हमें ट्विंकल करता हुआ नहीं पाया जाएगा। समझ में आई बात? तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट है ये तुम्हारा रेनबो का, और रेनबो बोल रहे सॉरी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का, और इसी को ही ध्यान रखना, जो भी आएगा बना के लिख डालना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो सेकेंड एप्लीकेशन हमारा है एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। देखो क्या होता है ना कि जो तुम्हारा सनराइज होता है वो पहले ही हो जाता है, मतलब जो सनसेट होता है वो थोड़ा लेट से होता है। मतलब अरे जो सनराइज हो रहा है ना तुम्हारा, एक्चुअल में जो सनराइज हो रहा है वो हमें थोड़ा देर पहले ही दिख जाता है, 2 मिनट पहले ही दिख जाता है। इसी तरह से जो सनसेट होता है वो भी हमें 2 मिनट पहले ही दिख जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण है तुम्हारा कि रिफ्रैक्शन। क्या है इसका कारण? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। तो जो टाइम गैप होता है तुम्हारा एक्चुअल सनसेट और तुम्हारा एपरेंट सनसेट के बीच, एक्चुअल और एपरेंट, एक्चुअल मतलब कि जब तुम्हारा एकदम हिट मिलेगा, ठीक है ना, यानी कि तुम अपना आंख से पूरा सन को देख लेगा, वो होता है एक्चुअल। और एक होता है तुम्हारा एक्चुअल, एक होता है तुम्हारा एपरेंट। एपरेंट क्या होता है कि सनराइज होता ही नहीं है, वो पहले ही तुमको दिख जाता है, इसको बोलते हैं एपरेंट। तो इन दोनों के बीच का जो टाइम गैप होता है वो 2 मिनट्स का होता है, यानी कि 2 मिनट पहले तुमको सनराइज दिखता है और 2 मिनट बाद तुमको क्या दिखता है, एक्चुअल 2 मिनट बाद तुमको सनसेट दिखता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 4 मिनट का एडिशनल डे लाइट हम लोग हर दिन ले लेते हैं। तो ऐसा होता क्या है उसका रीजन के बारे में समझते हैं कि जब तुम्हारा एकदम ऊपर आ जाता है, सनराइज जब हो जाता है, तो उस केस में डायरेक्ट सनलाइट तुम्हारे आंखों में पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो होराइजन के नीचे रहता है, होराइजन मतलब ये जो तुम्हारा अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस से एक रिलेटेड एक पैरेलली एक लाइन अगर लेके जाएंगे इसको टच करते हुए, तो वो जो लाइन है उसके जस्ट नीचे जो तुम्हारा सन अगर आता है तो उसको बोलते हैं होराइजन के नीचे आया। तो when sun is below the horizon, then sunlight comes after refraction। तो वो क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद तुम्हारा क्या होगा, सनलाइट हमारे आंखों में पहुंचता है, और इस तरह से हमें क्या होता है, सनराइज थोड़ा देर पहले और सनसेट थोड़ा देर बाद तक दिखता है, ठीक है। अब ये तुम्हारा हो गया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। अब हम लोग का है लास्ट टॉपिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। ये क्या होता है कि जब तुम्हारा लाइट रेज डेविएट करता है फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ अपॉन स्ट्राइकिंग एन ऑब्स्टेकल लाइक डस्ट, गैस मॉलिक्यूल्स और वाटर वेपर। जैसे एक पार्टिकल्स लो,
यहाँ से सनलाइट मार रहा है, क्या मार रहा है, यहाँ से सनलाइट मार रहा है, सनलाइट यहाँ पर टकराया और टकराने के बाद क्या हुआ, एकदम बिखर गया चारों, क्या हो गया, बिखर गया। तो जो बिखरना होता है वो लाइट का जो बिखरना होता है, अपने रास्ते को छोड़कर अलग अलग जगह चले जाना होता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। और इससे रिलेटेड तुम्हारा दो एप्लीकेशन हम लोग को मेन देखना है। वो पहला एप्लीकेशन है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि तुमने देखा होगा कि कभी घने जंगल में गए हो या फिर ऐसा रूम में गए हो जो पूरी तरह से अंधेरा है और थोड़ा मोड़ा कहीं से भी छेद है तो थोड़ा उजाला आ रहा है, अंदर से गुजरा है कहीं कहीं होल से। तो अगर ऐसा चीज अगर तुमने देखा है तो जरूर तुम टिंडल इफेक्ट को एकदम रिलेट कर पाओगे। क्या होता है कि जब डेंस फॉरेस्ट होता है तो वहां पर जो सनलाइट आता है तो टहनियों के पत्तों के बीच से घुस घुस कर आता है। तो जब घुस घुस कर आता है तो क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर टाइप का एकदम पाथ शो करता है, एक पर्टिकुलर टाइप का क्या करता है, एक स्ट्रेट पाथ शो करता है, उसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। या फिर तुम एक तरह से ये ध्यान दो कि एक रूम है पूरी तरह से बंद है और चार पांच तरह से छेद कर दो, चार पांच तरह से क्या कर दो, होल कर दो, जहां से सनलाइट एंटर कर सके। तो जब वो सनलाइट तुम्हारा एंटर करेगा, अलग अलग डायरेक्शन में घुसेगा, तो वो तुमको दिखेगा, वो जो तुम्हारा फेनोमेना दिखता है उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू द कोलाइडल पार्टिकल्स और थ्रू द वेरी फाइन पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर इज नोन एज टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो स्कैटरिंग हो जाता है, तुम्हारा लाइट एकदम स्कैटर करता हुआ दिखता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट देखते हैं कुछ इस तरह से। बात समझ में आए? अब आगे देखो टिंडल इफेक्ट जो होता है वो तुम्हारा कहां पर ऑब्जर्व होता है उसके बारे में। तो पहला तुम्हारा एक ऐसा रूम जिसमें स्मोक भरा हुआ है पूरी तरह से और एक छोटा सा हॉल है, वहां से लाइट तुम्हारा पास कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर मिलेगा। फिर दूसरा है तुम्हारा जो कैनोपी ऑफ अ डेजर्ट फॉरेस्ट होता है, जैसे कि डेंस फॉरेस्ट होता है, अगर घना जंगल है तो उसमें जो तुम्हारा पत्तियों का ऊपर वाला पूरा जाल बिछा रहता है ना, पत्तियों से पूरा ढका रहता है, तो फिर वहां से जब लाइट अंदर एंटर करता है तो उससे तुम्हारा क्या होता है कि टिंडल इफेक्ट हमें शो होता है, ठीक है। जो कलर ऑफ स्कैटर लाइट होता है डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स। यहाँ पर जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स का जो साइज होता है उसके हिसाब से तुम्हारा कौन सा कलर स्कैटर होगा, कौन सा कलर दिखेगा वो तुम्हारा है। अगर मान लो बहुत ही छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है तो हमें ब्लू लाइट दिखता है, और अगर मान लो थोड़ा सा लार्ज साइज पार्टिकल होता है तो हमें लॉन्गर वेवलेंथ लाइट दिखता है, यानी कि रेड वाला उधर चले जाओ, व्यूअर में तुम्हारा ऑरेंज रेड आता है ना, तो वैसा वाला लाइट तुम्हारा दिखेगा। लार्ज अगर बहुत ज्यादा लार्ज आता है तो तुम्हें व्हाइट लाइट ही दिखेगा, क्या दिखेगा तुम्हें, व्हाइट लाइट ही दिखेगा। तो तुम अगर यहाँ पर ध्यान से जंगल वाला अगर डेंस फॉरेस्ट वाला देखोगे तो वहां पर व्हाइट लाइट ही दिखता है, और वही तुम्हारा जो ब्लू लाइट दिखता है हमारा स्काई, वो तुम्हारा इसी कारण से दिखता है। फिर अब बात करेंगे स्काई कलर इन डे टाइम। तो डे टाइम में तुम्हारा स्काई कलर जो होता है वो किस कारण से होता है, पहला अगर एटमोस्फेयर प्रेजेंस है और दूसरा एब्सेंस ऑफ एटमोस्फेयर है। तो अगर एटमोस्फेयर रहता है तो उसमें जो एयर का पार्टिकल है बहुत छोटा छोटा होगा, फाइन होगा, तो फाइन होगा तो उसमें ब्लू लाइट जो होगा ज्यादा स्कैटर्ड करेगा। इस कारण से हमें जब यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो हमें जो स्काई होता है वो पूरा ब्लू ब्लू दिखता है, ठीक है। फिर अगर मान लो एटमोस्फेयर नहीं है, जैसे कि तुम्हारा मून हो गया, मून में एटमोस्फेयर नहीं है, अगर मान लो अर्थ पे भी एटमोस्फेयर नहीं हुआ तो क्या हमें ब्लू लाइट दिखेगा, नहीं दिखेगा। कौन सा लाइट दिखेगा, ब्लैक। क्यों, तो ऐसा रीजन है कि अगर वहां पर गैस ही नहीं होगा, गैस नहीं होगा तो कोई भी स्कैटरिंग ही नहीं होगा, स्कैटरिंग नहीं हुआ तो हेंस द स्काई वुड अपीयर्स डार्क ब्लैक। तो अब कैसा दिखेगा, हमें डार्क ब्लैक दिखेगा। जैसे स्पेस में जाते हैं तो स्पेस में क्या एयर होता है, नहीं होता है, तो स्पेस कैसा दिखता है हमको, काला काला दिखता है, काला काला दिखता है, क्या लाइट नहीं दिखता है, वहां पर सन नहीं होता है, सन होता है, लेकिन अगर सन की तरफ तुम देखोगे तो ही लाइट दिखेगा, सन की तरफ अगर तुम नहीं देख रहे होगे तो तुमको पूरा काला काला दिखेगा, ब्लैक दिखेगा, पूरी तरह से ब्लैक आउट हो जाएगा, यानी ब्लैक दिखेगा। बात समझ में? तो सनलाइट वुड बी विजिबल ओनली इफ वी लुक डायरेक्टली एट द सन। जब हम लोग सन देखते हैं, सन की ओर डायरेक्टली देखते हैं तभी हमें सन का लाइट दिखेगा, अदरवाइज हमें नहीं दिखेगा। तीसरा एप्लीकेशन है डेंजर सिग्नल्स आर ऑफ रेड कलर, ठीक है। जो डेंजर सिग्नल्स होता है वो तुम्हारा रेड कलर का ही क्यों होता है, तो रेड कलर क्या होता है, इसका हाईएस्ट वेवलेंथ होता है, जिस कारण से इसका स्कैटरिंग बहुत कम होता है, होता ही नहीं है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको स्मॉग और फोग वाले जो रीजन होते हैं वहां पर भी हम बड़े आसानी से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, दूर से ही देख सकते हैं कि अरे देखो वो तो रेड लाइट है, यानी कुछ ना कुछ वहां पर तो है, कुछ ना कुछ तो सिंबल से बताया जा रहा है। इस तरह से गाड़ी जो होता है तुम्हारा, ट्रक हो गया या फिर कार हो गया या फिर तुम्हारा बाइक हो गया, तो उसके पीछे जो है पीछे जो लाइट्स होता है बगल में दो ठो, वो तुम्हारा क्या होता है, रेड लाइट होता है। तो रेड लाइट इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि वो हमें बहुत दूर से दिख जाता है, फोग वाला स्मॉग वाला जो रीजन होता है उसमें भी दिख जाता है, क्योंकि लीस्ट स्कैटरिंग होता है, इस कारण से रेड लाइट का इस्तेमाल होता है। तो ये पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन, एंड देन फिर ये पूरा लेक्चर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अ स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी इन रीडिंग द ब्लैक बोर्ड। एक स्टूडेंट है
जिसको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा है क्या करने में, ब्लैक बोर्ड को रीड करने में, while sitting in the last row, कहाँ बैठा हुआ है, एकदम पीछे बैठा हुआ है, ठीक है। तो what should be the defects the child is suffering from, जो चाइल्ड हमारा है, बच्चा हमारा है, वो क्या डिफेक्ट से सफर कर रहा है, कौन सा डिफेक्ट से वो गुजर रहा है भाई, कौन सा परेशानी से गुजर रहा है, कौन सा दुख पीड़ा से गुजर रहा है, वो बताना है। फिर तुम्हारा है कि हाउ कैन इट बी करेक्टेड, कैसे उसको सही कर सकते हैं, क्या होगा तुम्हारा। तो पहले हुआ क्या है ये देखो कि एक बच्चा है एकदम पीछे बैठा हुआ है, उसको एकदम आगे वाला जो बोर्ड है वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, यानी बहुत दूर है, बहुत दूर है, इसका मतलब वो क्या हो गया, दूर वाला चीज दिखाई नहीं दे रहा है, दूर वाला चीज नहीं दिखाई दे रहा है तो नजदीक वाला दिख रहा होगा, तो नजदीक वाला दिख रहा है यानी कि नजदीक नजदीक, नियर 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 साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस यानी कि मायोपिया, तो मायोपिया उसको है, ठीक है। तो क्या है उसको, मायोपिया, तो हाइपरमेट्रोपिया नहीं होगा, हाइपरमेट्रोपिया नहीं होगा, मायोपिया हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि कैसे ठीक किया जाए, कैसे ठीक किया जाए, करेक्ट कैसे किया जाए, तो देखो दूर में उसका जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं दिख रहा है, दूर का चीज नहीं दिख रहा है, तो दूर का चीज को नजदीक लाना चाहेगा, तो नजदीक कैसे लाएगा, तो नजदीक लाने का दो तरीका, एक दो मेरे पास एक ऑप्शन है, एक है तुम्हारा कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस का अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या होगा, दूर का चीज हम नजदीक लेकर आ सकते हैं, इन्फिनिटी पे कोई चीज है तो कहाँ लेकर आ सकते हैं, वो तुम्हारा कॉनकेव लेंस का फोकस पॉइंट पे लेकर आ सकते हैं, तो इसका मतलब तुम्हारा क्या होगा, कॉनकेव लेंस इस्तेमाल होने वाला है। ये तो कॉन्वेक्स है, ये नहीं होगा, तो कौन सा होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज कॉल्ड एज, देखो यहाँ पर क्या बोला है कि जो हमारा आई लेंस होता है वो इमेज जो बनाता है वो एक लाइट सेंसिटिव से स्क्रीन पे बनाता है, तो कहाँ बनाता है हमारा आई, आई हमारा इमेज बनाता है रेटिना पे, तो रेटिना इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट करना था। थर्ड क्वेश्चन है द फेनोमेना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, तो रेनबो जो होता है उसमें किस तरह का फेनोमेना इन्वॉल्व होता है, यहाँ पर चार ऑप्शन है, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, टोटल इंटररिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है तो देखो ध्यान से, ये तुम्हारा है एक वाटर ड्रॉपलेट्स, ये क्या है हमारा, एक वाटर ड्रॉपलेट्स है, ठीक है, और यहाँ पर है तुम्हारा सन, यहाँ पर क्या है हमारा, एक सन है, तो सन से एक रे जाएगा अंदर व्हाइट लाइट और जाके क्या करेगा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन करेगा, यहाँ पर क्या करेगा, ये हमारा रिफ्रैक्शन करेगा, दो कलर निकलता है ना, एक होता है, एक तुम्हारा जो सबसे ज्यादा बेंड करता है वो वॉयलेट, और एक होता है जो कम बेंड करता है वो तुम्हारा रेड होता है। अब ये जो लाइट यहाँ पर पहुंचा है ये वापस से इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा, पहले यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या हुआ, इस पॉइंट पर ये इसने रिफ्रैक्शन किया, क्या किया, रिफ्रैक्शन किया। अब रिफ्रैक्शन करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर कलर्स में टूटा, कलर्स में टूटा यानी कि डिस्पर्सन भी हुआ, जो कलर में टूटता है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्सन, और जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो बोलते हैं रिफ्रैक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एंटर किया, अब यहाँ पर एंटर करने के बाद तुम्हारा क्या होता है, यहाँ पर एंटर करने के बाद ये वापस रिफ्लेक्शन करता है, क्या करता है, वापस रिफ्लेक्शन करता है, और रिफ्लेक्शन करके ये तुम्हारा बाहर निकल जाता है, ये क्या होता है तुम्हारा, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दो, जो बाहर निकला है ये रेड ऊपर होगा और वॉयलेट नीचे होगा, तो ये तुम्हारा कंप्लीट पूरा रेनबो का डायग्राम बनता है वाटर ड्रॉपलेट से, ठीक है। तो अब आओ देखते हैं क्या क्या है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड रिफ्लेक्शन। तो देखो रिफ्रैक्शन तो हुआ, फिर डिस्पर्सन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, अंदर में इंटरनल रिफ्लेक्शन, अंदर में ये क्या हुआ है, ये इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, अंदर में ही क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट मतलब है कि एक ही मीडियम से आकर एक ही मीडियम में वो वापस आ गया, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्रैक्शन हो गया, डिस्पर्सन हो गया, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को ही इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, तो बी ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। बाकी तुम्हारा डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग तो होगा ही नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है, डिस्पर्सन, फिर रिफ्रैक्शन, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन, नहीं डिस्पर्सन अगर पहले, नहीं डिस्पर्सन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन बीच में नहीं होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन बाद में, ये नहीं होगा, तुम्हारा बी ऑप्शन ही क्या है, सबसे करेक्ट है, वो तुम्हारा सही आंसर है, पहले रिफ्रैक्शन, फिर डिस्पर्सन, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन, याद रखना अच्छे से, बिल्कुल नहीं, ठीक। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, नेम एंड एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ लाइट ड्यू टू विच द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट बिकम्स विजिबल when it enters a smoke filled room through a small hole। देखो क्या हो रहा है कि स्मोक से भरा हुआ रूम है और एक छोटा सा होल है, वहां से एंटर कर रहा है, तो एक स्मोक से भरा रूम जो होगा उसमें पार्टिकल्स होगा, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स,
अब फाइन पार्टिकल्स में जब एक होल से लाइट एंटर करेगा तो वो क्या करेगा, वो क्या होगा, वो तुम्हारा जो होगा वो स्कैटर कर जाएगा। लाइट क्या करेगा तुम्हारा, स्कैटर कर जाएगा, बिखर जाएगा, अलग अलग रास्ते में वो चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है नेम एंड एक्सप्लेन द फेनोमेना। तो नेम क्या होगा, वो कौन सा फेनोमेना होता है, उसको बोला टिंडल इफेक्ट बोलता है। और ये क्या होता है, तो फेनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन द बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू द कोलाइडल पार्टिकल्स और थ्रू द वेरी फाइन पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल यानी कि थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल, और फाइन पार्टिकल यानी कि बहुत छोटा छोटा पार्टिकल से जब पास करता है तो वो तुम्हारा क्या होता है, लाइट स्कैटर करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं टिंडल। ठीक है, आगे क्या बोला, ऑल्सो स्टेट द डिपेंडेंस ऑफ कलर ऑफ द लाइट विल रिसीव ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। अब मीडियम का जो पार्टिकल है छोटा बड़ा हो सकता है, तो उसके बेसिस पर जो तुम्हारा कलर ऑफ लाइट में मिलता है वो हमें बताना है। तो क्या क्या मिलता है, देखो डिपेंडेंस आर, अगर मान लो वेरी फाइन पार्टिकल्स है तो वो ब्लू लाइट को स्कैटर करेगा, या फिर छोटा वेवलेंथ का जो तुम्हारा लाइट होता है उसको स्कैटर करता है। दूसरा है अगर पार्टिकल्स लार्जर साइज का हुआ तो तुम्हारा क्या करेगा, वो लार्जर वेवलेंथ वाला जो कलर्स होगा उसको स्कैटर करेगा। तो इसका आंसर यही होगा, फाइन पार्टिकल्स तो ब्लू लाइट और लार्जर पार्टिकल्स है तो लार्जर वेवलेंथ कलर्स तुम्हारा स्कैटर करेगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखो, ये एक डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पर 3 क्वेश्चन है जिसे हमें सॉल्व करना है। इसका आंसर पहले से ही मैं लिख कर लाया हूं, क्योंकि ये मैंने पहले ही इंपॉर्टेंट बता दिया हूं कि ये टॉपिक तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखो क्या है, कि ये एक तुम्हारा आई बॉल है, ये रेटिना है, ये आई लेंस है और ये रेज आ रहा है। रेज कैसा है, बहुत दूर से चल के आ रहा है, यानी कि इन्फिनिटी से चल के आ रहा है। दूर से चल के आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इन्फिनिटी से चल के आ रहा है। अब देखो इन्फिनिटी से चल के आया तो ये आगे कट गया, आगे कट गया यानी कि रेटिना पे नहीं कटा, तो रेटिना पे नहीं कटेगा तो क्या होगा, डिफेक्ट बनेगा। डिफेक्ट यानी कि कोई ना कोई डिफेक्ट तो होगा, डिफेक्ट ऑफ विजन होगा। ठीक है, बस इतना समझ आया, यानी कि दूर वाला चीज उसको नहीं दिखेगा, दूर वाला चीज उसको नहीं दिखेगा। क्या बोला, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन, किस तरह का विजन है, दूर वाला चीज नहीं दिख रहा है तो दिख क्या रहा है, नजदीक वाला चीज। हमेशा ध्यान रखना क्या दिख रहा है उसके हिसाब से तुमको पता चल जाएगा किस तरह का डिफेक्ट है, और किस तरह का लेंस लगाना वो भी एकदम अच्छे से पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसा बता रहा हूं ध्यान से बस सोचो, दूर वाला चीज नहीं दिख रहा है तो नजदीक वाला दिख रहा होगा, नजदीक वाला दिख रहा है यानी कि नियर, नजदीक मतलब नियर, तो नियर साइटेडनेस, और नियर साइटेडनेस को क्या बोलते हैं, मायोपिया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मायोपिया आ जाएगा। फिर तुम्हारा है कि लिस्ट इट्स 2 कॉजेस, क्यों होता है, क्यों ऐसा होता है, तो ये इलोंगेट हो जाता है, पहला लंबा हो जाता है, ठीक है, इलोंगेट होता है, और इसका क्या होता है, कर्वेचर, एक्सेस कर्वेचर हो जाता है, एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है तुम्हारा लेंस का, बहुत ज्यादा कर्व हो जाता है, ठीक ना। तीसरा है कि नेम द टाइप ऑफ लेंस यूज फॉर द करेक्शन, करेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, तो देखो नजदीक का चीज दिख रहा है, दूर का चीज नहीं दिख रहा है, तो इसमें क्या यूज होगा, इसमें तुम्हारा कॉन्वेक्स यूज होगा, क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा तुम्हारा। तो कॉन्वेक्स लेंस का सॉरी कॉनकेव सॉरी कॉनकेव लेंस यूज होगा यहाँ पर। इसमें क्या होगा, कॉनकेव, क्योंकि कॉनकेव क्या करता है, जो इन्फिनिटी से रेज आता है उसको फोकस पे बनाता है, इन्फिनिटी से रेज आता है क्या करता है, फोकस पे बनाता है। तो ये नजदीक हो गया तो आसानी से तुम्हारा क्या होगा, आई बॉल उसे ऑब्जर्व कर लेगा और देख लेगा और उसका इमेज बना देगा। तो ये लेक्चर, ये तुम्हारा क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट हुआ। तो इस तरह का जो भी सवाल होगा, मतलब तुम्हारा मायोपिया पर बेस्ड जो भी सवाल होगा, मायोपिया को अच्छे से रट लेना। जो भी चीजें मैंने करवाया उसका डायग्राम भी अच्छे से रट लेना, क्योंकि कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि डायग्राम भी देते हैं, तो डायग्राम बना के दिया और बाकी 3 क्वेश्चन पूछ दिया, वहां पर क्या होगा, डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, मायोपिया भी डिफाइन करने बोलेगा, कॉजेस भी निकालने बोलेगा, कॉजेस भी लिखने बोलेगा, तो वो सारा चीज बोल सकता है। तो अच्छे से इस लेक्चर को कंप्लीट करो, इसमें से 6-7 मार्क्स आसानी से उठ सकता है, इतना ज्यादा हार्ड चैप्टर ये नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तुम्हारा मैं इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आज तुम्हारा लास्ट डे है, कल तुम्हारा एग्जाम है, तो क्या आज तुम रिवीजन करके जाओगे जिससे कि तुम अच्छा स्कोर कर पाओ, तो उस पर वीडियो एक आने वाला है, तो जल्दी से वेट करना, शाम तक लगभग मैं डाल दूंगा। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।